गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्ञान विहार स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में कक्षा 10th के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज से हम ऑनलाइन कक्षाओं में सामाजिक विज्ञान जो विषय है सोशल साइंस, उसका अध्ययन शुरू करेंगे। मैं मुकेश भड़ाड़ा। आज हम, जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, आपके जो सामाजिक विज्ञान विषय हैं SST जो है सोशल साइंस, उसके अंदर टोटल अपने 80 मार्क्स का पेपर होता है बोर्ड के अंदर, 80 नंबर्स का। और उसके अंदर हिस्ट्री 20 मार्क्स की, इतिहास 20 नंबर की, राजनीति विज्ञान 20 नंबर की, भूगोल 20 नंबर की और अर्थशास्त्र 20 नंबर की होती है। इस तरह से जो 4 पार्ट्स हैं उनसे मिलके आपके यानी इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और आपके अर्थशास्त्र जो है, इनसे मिलके आपके सामाजिक विज्ञान का 80 नंबर का जो पाठ्यक्रम है वो तैयार होता है। स्टूडेंट्स, आज हम आपके इस पाठ्यक्रम के अंदर जो लेसन नंबर 6 है पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति विज्ञान का, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बारे में हम इस अध्ययन शुरू करेंगे। पाठ का नाम है लेसन नंबर 6 केंद्र सरकार। केंद्र सरकार यानी हिंदी में इसको संघ सरकार भी कह सकते हैं, अंग्रेजी के अंदर इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट, पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अपने बोर्ड पैटर्न के अनुसार, बोर्ड के अनुसार इस पाठ के अंदर से आपके बोर्ड में केवल एक क्वेश्चन आएगा और वो भी 7 नंबर का। अर्थात इस पाठ में से आपके बोर्ड के अंदर निबंधात्मक प्रश्न आएगा। तो अपनी तैयारी भी इस पाठ को पढ़ते समय, नोट तैयार करते समय इसी प्रकार से रहेगी। इस पूरे पाठ के अंदर जितने भी निबंधात्मक प्रश्न बनेंगे उस प्रकार से अपनी तैयारी चलेगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम समझते हैं, जैसे कि पाठ का नाम है केंद्र सरकार, तो सरकार क्या होती है, ध्यान से समझे स्टूडेंट्स। देखिए, सरकार जो है, अगर हम राज्य की बात करें राजनीति विज्ञान के अंदर, स्टेट जिसे हम कहते हैं, राजनीति की भाषा में एक देश को भी राज्य कह सकते हैं, जैसे कि भारत भी एक राज्य है। तो स्टूडेंट, राज्य के लिए 4 आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इन 4 चीजों से मिलकर राज्य बनता है, देश बनता है। इन्हीं के अंदर सरकार जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हम बिना सरकार के राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि राज्य एक अमूर्त और अदृश्य संस्था है। उसको मूर्त रूप प्रदान करने का जो काम है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। स्टूडेंट्स, कई बार जैसे आप देखते होंगे, सुनते होंगे टीवी, रेडियो, अखबार में कि भारत ने चीन के साथ ये समझौता किया, भारत ने अमेरिका के साथ ये समझौता किया। तो यहाँ पर भारत के नाम से जो काम हो रहे हैं, भारत एक जो राज्य या देश है, तो भारत की तरफ से ये सब काम कर कौन रहा है? वो काम कर रही है भारत की सरकार। इस प्रकार से राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने वाली जो संस्था है वो सरकार है। परिभाषा के हिसाब से हम देखें तो सरकार एक ऐसी संस्था या एजेंसी है जो संविधान के अनुसार, हमारे देश का जो संविधान बना हुआ है उस संविधान के अनुसार देश का शासन चलाने का कार्य, विशेष रूप से ध्यान रखें, शासन चलाने का कार्य जिस संस्था के द्वारा किया जाता है उसको सरकार या गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। अर्थात हम सीधे शब्दों में ये कहे, सरल शब्दों में, कि देश का शासन चलाने वाली जो संस्था है वो सरकार है। तो ये तो सरकार की परिभाषा हो गई। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न आए, आपको इसकी परिभाषा के साथ उसका आंसर स्टार्ट करना है। अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। सरकार जो है उसके विभिन्न जो अंग हैं, विद्यार्थियों, जैसे हमारा शरीर होता है, हमारी बॉडी होती है, हमारे शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, विभिन्न अंगों से मिलके हमारी बॉडी या शरीर बनता है। उसी प्रकार से सरकार के भी 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। सबसे पहला सरकार का अंग है व्यवस्थापिका, दूसरा सरकार का अंग है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। क्योंकि अपने यहाँ पर केंद्र सरकार है तो हम इसे केंद्रीय व्यवस्थापिका, केंद्रीय कार्यपालिका और केंद्रीय न्यायपालिका के नाम से भी जानते हैं। जिस प्रकार स्टूडेंट्स अपने शरीर के विभिन्न जो अंग होते हैं उनके अलग अलग काम होते हैं, हर अंग का अलग काम होता है, ठीक उसी प्रकार से सरकार के तीनों अंगों का भी अपना अलग अलग कार्य है। सबसे पहले जैसे व्यवस्थापिका है, जिसे विधायिका भी कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे लेजिस्लेटिव कहते हैं, इसका प्रमुख काम है देश के लिए कानूनों का निर्माण करना। याद रखें विद्यार्थियों, व्यवस्थापिका का सबसे प्रमुख काम क्या है? देश के लिए कानूनों का निर्माण करना। तो आज किसी भी देश में आप चले जाओ, वहां पे जो कानूनों का निर्माण करने वाला सरकार का अंग है उसको व्यवस्थापिका के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, जो दूसरा अंग है सरकार का उसका नाम है कार्यपालिका। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, कार्य करने वाली।
अर्थात व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार देश का शासन चलाने का कार्य सरकार के जिस अंग के द्वारा किया जाता है उसको कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। तीसरा अंग है विद्यार्थियों न्यायपालिका। न्यायपालिका सरकार का ऐसा अंग है जो व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए और कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए कानूनों की जांच पड़ताल करती है। और न्यायपालिका को अगर लगता है कि वो कानून संविधान के अनुसार उचित नहीं है तो उन पर रोक भी लगा सकती है न्यायिक पुनरावलोकन के तहत। इसके अलावा न्यायपालिका न्याय करने का कार्य करती है, नागरिक जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा का कार्य करती है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग हैं और इन तीनों अंगों से मिलकर जो सरकार रूपी गाड़ी है वो अच्छे से चलती है। जिस प्रकार हमारे शरीर के सभी अंगों का अच्छा होना, स्वस्थ होना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार से सरकार के जो तीनों अंग है वो अगर अच्छे होंगे, तालमेल के साथ अच्छे से काम करेंगे तभी सरकार अपना काम ठीक से कर पाएगी। अब विद्यार्थियों जैसे कि आपके सामने चार्ट्स बना हुआ है, ये इसमें आपका केंद्र सरकार का पूरा पार्ट आ जाता है। व्यवस्थापिका जो है इसका प्रमुख काम जैसे कि कानून बनाना है, लेकिन अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। काम कानून का निर्माण करना है लेकिन इसके नाम अलग अलग देशों में अलग अलग हैं। जैसे हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहते हैं। हम जापान का उदाहरण ले तो हम उसको डाइट कहते हैं। हम अफगानिस्तान की बात करें तो उसको सोरा कहते हैं। हम अपने देश भारत की बात करें तो भारत के अंदर विद्यार्थियों भारत की जो व्यवस्थापिका है उसको संसद के नाम से जाना जाता है। अर्थात भारत में कानून बनाने वाली जो संस्था है उसको संसद कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं, जो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। और हमारी जो संसद है संविधान का आर्टिकल 79 ये कहता है, संविधान का अनुच्छेद 79 ये कहता है कि एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो भारतीय संसद के विद्यार्थियों 2 सदन हैं, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। सदनों की बात करें तो संसद के 2 सदन हैं और अगर अंगों की बात करें तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो संसद का अभिन्न अंग है। अभिन्न इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि संसद का प्रमुख कार्य है कानूनों का निर्माण करना। और जब तक संसद के दोनों सदनों के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा बिल पास होने के बाद उस पर जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते कोई भी विधेयक, विधि यानी कानून का रूप धारण नहीं करता है। इसीलिए राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग कहते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान रखें, आपसे अगर पूछा जाए संसद के अंग कितने हैं तो 3, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। संसद के सदन कितने हैं तो 2, लोकसभा और राज्यसभा। इस पाठ के अंदर हम विद्यार्थियों लोकसभा के बारे में 2 प्रश्न पढ़ेंगे, एक लोकसभा की संगठन रचना या संगठन और एक लोकसभा के कार्य और शक्तियां। एक प्रश्न राज्यसभा की रचना और संगठन, एक राज्यसभा के कार्य और शक्तियां। इसी प्रकार से विद्यार्थियों कार्यपालिका की तरफ चलते हैं तो व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है इन कानूनों के अनुसार उनको कानूनों को लागू करना, उनके अनुसार देश का शासन चलाने का जो काम है वो कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका के अंदर विद्यार्थियों राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, इन सब के द्वारा मिलकर देश का जो शासन है वो संचालित करने का कार्य होता है। भारत में क्योंकि संस्थात्मक शासन प्रणाली है तो यहाँ पर 2 प्रकार की कार्यपालिका है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है जिसके नाम से शासन चलता है लेकिन वास्तव में उसको शक्तियां प्राप्त नहीं है। जबकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है ये वास्तविक कार्यपालिका है। संविधान के द्वारा जो शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है उनका उपयोग मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपके राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न बनेंगे, इनकी निर्वाचन प्रणाली यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की एक ही विधि है महाभियोग, उसके बारे में भी इस पाठ में पढ़ेंगे। फिर राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक सामान्यकालीन शक्तियां और एक संकटकालीन शक्तियां, उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। उसके बाद उपराष्ट्रपति के बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि उपराष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उपराष्ट्रपति के क्या पावर या क्या कार्य है। उसके बाद मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है,
मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है, मंत्रिपरिषद के क्या काम है, ये सभी आपके इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं न्यायपालिका की। तो विद्यार्थियों, न्यायपालिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है सरकार का, क्योंकि जब तक अगर सच्चा न्याय देश में नहीं हो तब तक सरकार का काम अच्छे से नहीं चल सकता, इसलिए न्याय अच्छा होना जरूरी है। भारत का जो सबसे बड़ा न्यायालय है उसे हम सर्वोच्च न्यायालय या हम उसको उच्चतम न्यायालय के नाम से भी जानते हैं, और अंग्रेजी के अंदर हम विद्यार्थियों इसे सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। और ये जो उच्चतम न्यायालय है ये भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर आपको विद्यार्थियों में बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले हैं वो सभी के लिए फिर मान्य होते हैं, मानना पड़ता है। केवल अगर किसी व्यक्ति को फांसी या उम्र कैद की सजा दी गई है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फांसी या उम्र कैद की सजा दी गई व्यक्ति राष्ट्रपति के पास दया याचिका कर सकता है। बाकी मामलों के अंदर सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होता है वो सर्वोपरि होता है और सभी को उसे मानना होता है। तो भारत का जो सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं, और ये मिलके संविधान के अनुसार आपके न्याय करने का कार्य करते हैं। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय सरकार के ऊपर भी नियंत्रण या कंट्रोल रखने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, इस चार्ट के माध्यम से मैंने आपको ये बताया कि इस पार्ट के अंदर आपके कंप्लीट हम किन किन चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जब वन बाय वन एक एक चीज आगे चलेंगे तो हम इसके अंदर संसद, लोकसभा, राज्यसभा, कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। हम अगली क्लास से स्टूडेंट वन बाय वन डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी मैं इन सब के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी दे देता हूं। जैसे कि विद्यार्थियों, संसद का जो पहला अंग है, संसद का जो पहला सदन है लोकसभा। लोकसभा जिसे हम निम्न सदन भी कहते हैं, प्रथम सदन भी है और ये लोकप्रिय सदन भी है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन किस लिए कहते हैं? क्योंकि इसके सदस्य जनता के द्वारा सीधे चुने जाते हैं। इस वजह से लोकसभा को लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का, सभी जो है वो एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हिंदी के अंदर हम कहेंगे वो सांसद कहलाते हैं। लोकसभा या राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको हम सांसद कहते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जैसे कि भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो, पागल या दिवालिया नहीं हो, आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं हो, और सबसे मेन जो बात है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी आयु कम से कम 25 वर्ष की होनी चाहिए। अर्थात लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी आयु, तो स्टूडेंट्स, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी जो आयु है वो कम से कम 25 वर्ष की होनी चाहिए। कम से कम 25 वर्ष की आयु, 25 वर्ष की आयु जिस व्यक्ति की कम से कम हो, ऊपरी आयु की कोई इसमें प्रावधान नहीं है, वो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव है वो लड़ सकता है। उसी प्रकार हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय और उच्च सदन है। ये एक स्थायी सदन भी है। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसलिए इसको परमानेंट या स्थायी सदन के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा के मेंबर्स की अगर हम योग्यताओं की बात करें, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो जो लोकसभा के लिए जैसे कि भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर कार्यरत न हो, पागल या दिवालिया नहीं हो, आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं हो, ये सब तो है ही है। इनके साथ साथ एक चीज जो है आयु की, वो अंतर है। जैसे कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए हमारी एज कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार से राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी आयु कम से कम 30 वर्ष की होनी आवश्यक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, ये सामान्य जानकारी थी लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। हम अगली कक्षा से जब वन बाय वन इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। हम राष्ट्रपति की बात करें विद्यार्थियों, तो राष्ट्रपति जैसा कि भारत का प्रथम नागरिक होता है, संविधान के अनुच्छेद 52 में एक आ गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये हमारे संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर कार्यरत न हो, पागल दिवालिया नहीं हो, ये सब तो है ही है। इनके साथ साथ जो एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि
कि राष्ट्रपति बनने के लिए हमारी आयु कम से कम 35 ईयर्स यानी 35 वर्ष की होनी चाहिए। कम से कम 35 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति ही राष्ट्रपति का चुनाव है वो लड़ सकता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है आनुपातिक पद्धति के द्वारा होता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है जिनमें विधानसभा है, दिल्ली, पांडिचेरी, उनके सदस्य इसमें भाग लेते हैं, लेकिन केवल निर्वाचित सदस्य। क्या निर्वाचन का तरीका है, फिर राष्ट्रपति को जो हटाने की विधि है उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। उसको हम महाभियोग कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रपति को केवल महाभियोग की विधि के द्वारा ही हटाया जा सकता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति बनने के लिए हमारी एज कम से कम उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 ईयर्स होनी चाहिए, आप ध्यान रखें यहाँ पे। और मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, तो विद्यार्थियों प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, प्रधानमंत्री कैसे बनता है? चुनाव होने के बाद लोकसभा में, चुनाव होने के बाद लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री का सदस्य बनने के लिए हमारी आयु कम से कम 25 वर्ष की होनी चाहिए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने ये देखा कि सरकार क्या होती है, सरकार के कौन कौन से अंग हैं, सरकार का जो व्यवस्थापिका अंग है उसका क्या काम है, कार्यपालिका का क्या काम है, न्यायपालिका का क्या काम है, व्यवस्थापिका में कौन कौन आते हैं, न्यायपालिका में कौन कौन आते हैं, कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, ये सब हमने देखा। हम अब अगली कक्षा के अंदर आपके सबसे पहले जो है लोकसभा की रचना और संगठन, ये टॉपिक तैयार करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। आखिर में मैं आपको एक होमवर्क के लिए एक प्रश्न देता हूं जो आप अपने, क्योंकि आप सभी ने अपना रजिस्टर तैयार कर लिया होगा, तो उसके लिए आप एक क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन ये है कि सरकार से आपका क्या तात्पर्य है, सरकार से आपका क्या तात्पर्य है, सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं उनके बारे में संक्षिप्त में लिखिए। प्रश्न वापस सुने, सरकार से आपका क्या तात्पर्य है, सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं उनके बारे में संक्षिप्त में लिखिए। मीन्स आपको सरकार के बारे में परिभाषा लिखनी है, ये चार्ट बना के इन तीनों अंगों के बारे में आपको बताना है कि व्यवस्थापिका क्या है, इसका क्या काम है, इसमें कौन आते हैं, कार्यपालिका क्या है, इसमें कौन आते हैं, इसका काम क्या है, न्यायपालिका का क्या काम है, इसमें कौन आता है। इस तरह से ये प्रश्न भी आपको करना है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, धन्यवाद।